इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं C2 साइकिल। मगर ये कोई अलग से प्लांट में नहीं होती, ये C3 प्लांट्स में ही होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, C2 साइकिल, या फिर हम इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब वापस आते हैं किसके ऊपर, अच्छा यहाँ पर तो 3 बनानी पड़ेंगी, ये मैं बनाते हैं जरा। वापस आते हैं किसके ऊपर, C3 प्लांट्स के ऊपर में। ठीक है, C3 प्लांट्स में कौन सा मेजर एंजाइम है जो काम करता है, क्या उसका नाम, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम किसके साथ एक्ट करता है, RUBP के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, PGA। PGA का फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, बस ये तब की कंडीशन है जब हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ऐसी कंडीशन में 3 ऑर्गेनल्स साथ मिलके काम करती हैं। कितनी, 3। नाम क्या क्या है, एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक, दूसरा है हमारा पेरोक्सीसोम, EROXI, पेरोक्सीसोम, और तीसरा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 टाइप के ऑर्गेनल्स साथ मिलके काम करते हैं ऑक्सीजन फिक्सेशन में, ताकि ऑक्सीजन को खत्म किया जा सके, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को हम कम कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा तो वापस से नॉर्मल C3 साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है देखो, सबसे पहले हमारे पास में कौन सा मटीरियल है अंदर, RUBP। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को। रुबिस्को की प्रेजेंस में RUBP में कौन आके मिल जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब मुझे बताओ RUBP कितने कार्बन वाला कंपाउंड है, कितने कार्बन वाला कंपाउंड है RUBP? 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसके साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता था तो टोटल कितने कार्बन हो जाते थे, देखो तो कौन है, पसंद नहीं करके कुछ नहीं होगा ना, मुझे भी पसंद नहीं थे लेकिन करना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे को तो एग्जाम में आया, मेरे को तो मजा आ रहा है। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, चाहे कहीं भी पढ़ो, अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में मुश्किल होगी। 1 घंटा नहीं हुआ है, आधा घंटा, एक्सक्यूज मी प्लीज 1 घंटा नहीं हुआ है। ठीक है, चलो चलो चलो, अब यहाँ बस हो गया, मेरी बहुत सारी गलतियाँ, आप यहाँ पढ़ लें। तो हमारे पास में क्या है, RUBP है, कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके साथ एक और कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता तो 6 कार्बन कंपाउंड होता, टूट करके 2 बन जाता PGA, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड। अब लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हमारे पास सिर्फ कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन से एक तो वही बनेगा जो हमारे पास में बनता है PGA, 3 PGA, एक तो ये बन जाएगा, लेकिन इसमें 3 कार्बन चले गए, अब कितने कार्बन बचे हैं, सिर्फ 2 कार्बन बचे हैं। अच्छा, PGA में फॉस्फेट कितना है, 1, RUBP में कितने फॉस्फेट हैं, 2, यानी कि अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें एक फॉस्फेट भी होगा और साथ में क्या होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो यहां पर बनता है ग्लाइकोलेट, नाम थोड़ा आगे पहुंच गया, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट अपने से फॉस्फेट निकालेगा, क्या निकलेगा इससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बन जाएगा ग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फो निकाल दिया तो क्या बन गया, ग्लाइकोलेट बन गया। वो बीच वाला कंपाउंड नहीं बताते, छोड़ो, ग्लाइकोलेट बन गया। अब ये ग्लाइकोलेट, ये क्या हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट से आएगा पेरोक्सीसोम में, जंप करके नहीं आएगा, पहले यहाँ से साइटोप्लाज्म आएगा, फिर साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन के थ्रू पेरोक्सीसोम तक पहुंचेगा। ठीक है,
कहाँ बनाया था? ठीक है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? क्लोरोप्लास्ट से कहाँ पहुँच गया? पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में इस ग्लाइकोलेट को हम बदल देंगे ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसमें R इज इक्वल टू H होता है, हाइड्रोजन, है ना। तो यानी कि ये तो सिंपल एसिड है, ग्लाइकोलेट मतलब एक एसिड का O नेगेटिव वाला फॉर्म है। ये सिंपल एसिड है, ये अमीनो एसिड है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लाना पड़ गया? एक NH2 अमीनो लाएंगे तभी तो ये अमीनो एसिड में बदलेगा, ठीक है। और यूज होता है ऑक्सीजन भी। कौन कौन यूज होता है? ऑक्सीजन और अमोनिया। ऑक्सीजन पहले यूज होगा, फिर अमोनिया यूज होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन दो जगह यूज हो रहा है, देखो, एक तो यहाँ यूज हो रहा है, दूसरा यहाँ यूज हो रहा है। ज़्यादा यूज होगा तो जल्दी खत्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ऊपर जा पाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये ग्लाइसिन को हम लेकर के जाएंगे किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन आ गया? ग्लाइसिन। अच्छा, ग्लाइसिन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। यहाँ पर भी कितने कार्बन? 2 कार्बन हैं। क्यों बोलने वाली थी 3? अब ये जो ग्लाइसिन है ये कहाँ पहुँच गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में। सेरीन है एक 3 कार्बन अमीनो एसिड, क्योंकि सेरीन में कौन होता है? R इज इक्वल टू H2OH, अल्कोहलिक अमीनो एसिड है ना सेरीन, भूल गए हो? सेरीन के साथ और कौन दूसरा है अल्कोहलिक अमीनो एसिड? कौन है? हट, 2 ही तो है, एक सेरीन है, एक और है जो M से इकलौता है। M से अमीनो एसिड का नाम बताओ तो, M से कौन सा अमीनो एसिड है? मुझे क्या दिख रही है? मैंने बोल दिया जो मेरे दिमाग में। VIP हॉल में TT है ना, उसमें M क्या है? VIP मिथियो मिथ्योनिन लो, ऐसा पीटूंगी ना मैं तुम लोगों को, सब खा जाओ पुराना। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा ऐसा ही है। थोड़ा ऐसा नहीं है, पढ़ा नहीं है पढ़ा है मतलब तो याद कौन करेगा? फिर तुम पढ़ोगे तो कोई और आएगा याद करने के लिए? थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा ना। यहाँ देखो, अब चलो बोलो नहीं। ग्लाइसिन में कितने कार्बन? 2 कार्बन। सेरीन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 2 से 3 कैसे हो गया भाई? कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी कम है, जो जुड़ेगा ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होगा? ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, यानी कि ये पूरा हो गया into 2। तो भी तो कम हो गए ना, तो 4 हो जाएंगे ना फिर तो। क्या 4 हो जाएंगे? हाँ, सुन ले। तो यहाँ पर सब कौन कितना यूज होगा? 2 RUBP 2 यूज होगा, ऑक्सीजन 2 यूज होगा, 2 बनेंगे PGA, 2 बनेंगे फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 बनेंगे ग्लाइकोलेट, 2 बनेंगे ग्लाइसिन, ठीक है। और 2 ग्लाइसिन से फिर क्या बनेगा? सेरीन। अब कितने कार्बन है? 2 कितने होते हैं? 4 कार्बन। हमें कितने चाहिए? सिर्फ 3 कार्बन। तो बचा हुआ कार्बन किस फॉर्म में बाहर आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का हाई, यही तो चाहिए हमको। समझ रहे हो? यही तो करवाना चाहते हैं हम, कुछ और करवाना चाहते हैं क्या? क्यों? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई होगा तो नॉर्मल C3 साइकिल चल पाएगी ना, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हाई करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, ग्लाइसिन क्या एक अमीनो एसिड है? सेरीन भी अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन के एक मॉलिक्यूल में एक NH2 होता है, सेरीन के भी एक मॉलिक्यूल में एक ही NH2 होता है, लेकिन हमारे पास तो ग्लाइसिन 2 है, यानी कि हमारे पास NH2 कितने हैं? 2। तो यहाँ पर एक NH2 क्या हो जाएगा? बाहर, NH3 ही होगा यहाँ पर भी यूज। NH2 तो वैलेंसी पूरी नहीं हुई, NH3, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर पे NADPH बनेगा, आगे पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है और आगे पर जाकर के यूज हो जाएगा। यहाँ पर पे क्या होगा? एक NADP आएगा और क्या बन जाएगा? NADPH,
H प्लस H पॉजिटिव को H2 लिख दे रही हूँ। बुकों में अगर खाली NADP लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, NADP HAH लिखा होगा, H2 नहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होना। H पॉजिटिव नहीं नोट कर रहे वहाँ पर वो लोग, ठीक है। तुम चाहो तुम भी मत नोट करो, कोई परेशानी नहीं है मुझे, ठीक। फिर सेरीन यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पैरोक्सिसोम में। पैरोक्सिसोम में सेरीन कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, ठीक है। फिर ये ग्लिसरेट यहाँ से कहाँ चले जाएगा, आगे चल जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर सब सेरीन से ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर NADPH2 यूज होता है और बन जाता है NADP प्लस। उसी टाइम बना, उसी टाइम यूज भी हो गया। तो अच्छी तो बात है ना, यूज करना था आगे इसलिए तो पहले बन गया ताकि बाद में यूज हो जाए और हम जो भी चीज़ें गड़बड़ गुड़बुड़ कर रहे हैं वो गड़बड़ गुड़बुड़ ना हो। सेरीन बनने में यूज हो रहा है और सेरीन को कन्वर्ट करने में नहीं, सेरीन बनने में बन रहा है, सेरीन के साथ बन रहा है और सेरीन को टूट रहा है तो फिर यूज हो जा रहा है, ठीक है। अब बीच में एक पाइरुवेट वाला फॉर्म आता है, उसको नहीं कर रहे हम, एक स्टेप खा जाते हैं, ठीक है, इतना चल जाता है, ये चलेगा इतना। तो फिर जो ग्लिसरेट है ये कहाँ आ जाएगा, हमारे क्लोरोप्लास्ट में, और ग्लिसरेट से बन जाएगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद है ग्लिसरेट किसका फॉर्म है, ग्लिसरिक एसिड का फॉर्म है, इसको भी तो हम फॉस्फोग्लिसरेट ही कहते हैं, PGA को, है ना। तो ये क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ग्लिसरेट में क्या जोड़ दिया हमने, फॉस्फेट। ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ATP से आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या यूज होगा, ATP यूज होगा और क्या रिलीज होगा, ADP रिलीज होगा। ADP निकला और यूज क्या हुआ, ATP का यूज हो गया और क्या बन गया हमारे पास में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोनों किसके अंदर जाएंगे, C3 साइकिल। सबसे सिंपल बैक्टीरिया लगता है और सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक वेरिएशन बैक्टीरिया में ही होता है, इसलिए बाहर से क्या बोलते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैं डोंट बुक अ जज बोल रही हूँ। नाइस बना वैसे, मजा आया इसका जब डोंट बुक अ जज बाय इट्स कवर। थोड़ा ऊपर वाला क्लोरोप्लास्ट बड़ा बना लेना, ठीक है। तो एट द एंड चलना तो वही है, PGA बन गया, PGA से फिर हमारा क्या बनेगा, PGAL, PGAL से ग्लूकोज, फिर PGAL से जो ग्लूकोज बन रहा है उसके अलावा जो 10 मॉलिक्यूल बचे वो कौन बनाएंगे, RUBP। वापस हो गया, बना दिया आपने, लिख नहीं रहे उसको, इसको हम क्या बोलते हैं, C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन। जो तुम्हारा मेन काम है वो काम है ये टेबल भरना। टेबल दिख रही है बुक में, ये हाँ दिख रही है टेबल, दिख रही है, आंखें खोली है तो ठीक है। अब तुमने खुद ही बताना है मुझे। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक प्लेस। C3 साइकिल कहाँ होती है बताओ, C3 प्लांट में कौन सी सेल में होती है, मीसोफिल सेल में होती है। और C4 साइकिल कहाँ होती है, मीसोफिल और बंडल शीथ दोनों में होती है ना, पहले मीसोफिल में होती है फिर बंडल शीथ में चले जाता है, वही तो पूछ रहा है, इतना क्या सोच रही है, ठीक है। C3 साइकिल होती है मीसोफिल सेल में, C3 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स में कहाँ होती है, बंडल शीथ और मीसोफिल में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये तो है साइकिल कहाँ होती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच केल्विन साइकिल टेक प्लेस, केल्विन साइकिल कहाँ होती है, तो मुझे बताओ C4 प्लांट में केल्विन साइकिल कहाँ होती है, C4 प्लांट में, हाँ कौन सी सेल में होती है, मीसोफिल में या बंडल, इन्वॉल्व तो दोनों है, लेकिन केल्विन साइकिल कहाँ होती है, बंडल शीट में। केल्विन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि भले ही तुम्हें पूछ रहा है कि फोटो रेस्पिरेशन की डार्क रिएक्शन के बारे में, लेकिन पूछ रहा है सिर्फ C3 साइकिल। C3 प्लांट में तो मीसोफिल की क्लोरोप्लास्ट में होती है और C4 प्लांट में बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर।
कौन सी सेल में इनिशियल कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सबसे पहले कहाँ होता है? इसमें तो मेसोफिली होगा। इसमें तो मीजोफिली में होता है, उसमें बंडल शीट में। बंडल शीट में होता है लड़की। नहीं नहीं नहीं। हाँ, 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है ना C4 प्लांट्स में, C4 साइकिल में। तो पहली बार कहाँ होता है? मीजोफिल में, दूसरी बार बंडल शीट में। कहाँ पूछ रहा है, कितने बार पूछ रहा है? पहली बार पूछ रहा है। तो यानी कि दोनों जगह पे क्या लिखना है? मीजोफिल। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी सेल टाइप में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है? बस नीचे पीछे दिखा हुआ दिया हुआ है। हाँ, अगर तुम 1 बोल रहे हो तो उसका क्या मतलब है, 2 बोल रहे हो तो उसका क्या मतलब है, लिखा हुआ है। 1 मतलब मीजोफिल सेल, 2 मतलब मीजोफिल और बंडल शीट दोनों, और 3 मतलब बंडल शीट और मीजोफिल में भी पेलिसेडर स्पॉन्जी दोनों। बताओ C3 प्लांट में कौन कौन सी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है? C3 प्लांट्स में कौन सी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है? 1 कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। ठीक है, 1 लिख दे उस पे। और C4 प्लांट में कौन सी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है? C4 में 2 या 2। क्योंकि C4 प्लांट्स में जनरली पेलिसेडर और स्पॉन्जी में नहीं बटा रहता मीजोफिल। ठीक है, खाली मीजोफिल। तो किस में होगा? बंडल शीट और मीजोफिल में। सबसे पहले किसमें होता है? मीजोफिल में। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीट में पहुंचती है, फिर वहां दोबारा फिक्सेशन होता है, तो 2 बार होता है। अब अगला क्या बोल रहा है? Which is the primary carbon dioxide acceptor? ये तो पता ही होगा। C3 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है? RUBP। और C4 में क्या? C4 में PEP PEP फॉस्फेनोल। हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन इन एक्सेप्टर। RUBP में कितने कार्बन होते हैं? 5। PEP में PEP में होते हैं 3। बस 3 ही होते हैं। हाँ, ठीक है। Which is the primary carbon dioxide fixation product? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करके क्या बनता है? C3 में PGA बनता है और C4 में OAA। बस लिख दे। अगला, हाउ मेनी कार्बन इन प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट? PGA में कितने कार्बन? क्या? कार्बन से प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या बना? PGA और OAA। उनमें कितना कार्बन होता है? PGA में 3 होते हैं। हाँ, OAA में 4। वेरी गुड। अगला क्या है? नंबर ऑफ नहीं, डज द प्लांट हैव रूबिस्को? प्लांट में रूबिस्को होता है कि नहीं होता है? C3 में। C3 में तो यस है। हाँ, और C4 में नहीं। हाँ, C3 साइकिल तो वहां भी होती है ना, तो रूबिस्को तो वहां भी होगा। तो दोनों में यस। नोट मुझे तो कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अगला, डज द प्लांट हैव PEP केस, पेप केस? उसमें तो होता है। C4 में होता है। C4 में होता है। C3 में नहीं होता है। होता है? हाँ। दोनों में होता है। हाँ, इसमें क्यों होता है? बता रही हूँ। यस यस लिखते रहो। जो C4 में है वहां तो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है पेप केस। ठीक है, C3 में जो पेप केस सब प्लांट्स में होता है स्टोमेटा खोलने के लिए। अच्छा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग कौन करता है? पेप केस की मदद से करते हैं। ठीक है, तो भले ही C3 में फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास में किडनी है, अब मैं बोलूं कि किडनी क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में इन्वॉल्व है या नहीं है, तो बोलेगी नहीं है। मैं बोलूंगी क्या किडनी बॉडी में है कि नहीं है, तो बॉडी में तो है ना, बस ऑक्सीजन डिफ्यूजन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, पेप केस है, बस फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। पेप केस है सब प्लांट्स में। ठीक है, अगला, which cell in the plant have rubisco? कौन सी सेल में होता है रूबिस्को? मीजोफिल में, C3 में, और C4 में? नहीं, वो तो बंडल शीट में होगा। हाँ, बंडल शीट में। अच्छा, ये वाला मुझे थोड़ा करके बताना है। मुझे अगला कैसे आ वाला। रही है अभी प्रिया उसका ये क्या पता। उसने तो ये सब पढ़ाई नहीं है उतने अच्छे से। चलो अब यहाँ देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। जब लाइट ज्यादा होगी तो तब ऐसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसा होगा? ज्यादा होगा, कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चलो देखो, हाई लाइट का मतलब यहाँ पर हाई लाइट इंटेंसिटी से, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, वेवलेंथ की यहाँ पर बात नहीं चल रही।
क्योंकि वेवलेंथ में तो हमें ऑलरेडी पता है ना कौन कौन सी वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस अच्छे से होती है, कौन सी वेवलेंथ में नहीं होती है करके। उसके लिए तो PS1 और PS2 ही इन्वॉल्व रहेंगे भाई, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उतने नैनोमीटर की लाइट गई तो काम होगा, उतने नैनोमीटर से कम या ज्यादा गई तो काम थोड़ा कम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये जो बात कर रहा है इंटेंसिटी। अब देखो हमने पढ़ा था PS2, क्या पढ़ा था PS2। PS2 में क्या होता है, PS2 में लाइट आती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है लाइट में ज्यादा फोटोन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं लाइट की इंटेंसिटी कम है तो फोटोन का नंबर भी क्या होगा, कम। जैसे ऐसे मान लेते चलो लाइट की एक इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी में फोटोन हमारे निकल रहे हैं 4, 1 सेकंड में 4 फोटोन आ जा रहे हैं, तो 4 फोटोन यहाँ से यहाँ गिरे और 4 इलेक्ट्रॉन पे निकले। लेकिन वही इसकी लाइट की इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं और बढ़ा करके इसकी इंटेंसिटी को कर दूं 8, तो उतने ही टाइम में 4 फोटोन के बदले कितने फोटोन गिरेंगे, 8 फोटोन। इलेक्ट्रॉन भी कितने निकलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग, H2O को हम ब्रेक करेंगे और क्या बनेगा, H पॉजिटिव, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे यहाँ। अब हमें H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है किस पर, ऑक्सीजन पर। अब देखो लाइट जितनी ज्यादा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा निकलेगा, यानी कि हाई लाइट इंटेंसिटी मतलब हाई इलेक्ट्रॉन इवोल्यूशन। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा वाटर टूटेगा, और जितना ज्यादा वाटर टूटेगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा। कितनी बात समझ में आई, हाई लाइट मतलब हाई ऑक्सीजन इवोल्यूशन, लो लाइट इंटेंसिटी मतलब लो ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात, जब हम लाइट पर आते हैं, ऑक्सीजन पर आते हैं, अब आते हैं C3 और C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स में मुझे बताओ ऑक्सीजन कहाँ निकलती है, मेसोफिल सेल्स में। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ निकलती है C3 प्लांट्स में, मेसोफिल सेल्स में। और कैल्विन साइकिल भी कहाँ चलती है, मेसोफिल सेल्स में। यानी कि जो हमारा एंजाइम है रुबिस्को, ये कहाँ है, मेसोफिल सेल्स में ही है। अब मुझे बताओ लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मेसोफिल सेल्स में ऑक्सीजन का अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो फिर C3 साइकिल चलेगी, फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन और C3 साइकिल में फर्क क्या है, C3 साइकिल में क्या होता है, RuBp यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है और बनता है PGA। PGA के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, अगर एक एक टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर मैं 2-2 तोड़ूं तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल बनेंगे। कहां पर पे, C3 साइकिल में। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन में 2 तो टूटते हैं RuBp, लेकिन जुड़ते किसके साथ में है, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं जुड़ते, किसके साथ जुड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। और 2 RuBp टूटने से कितने PGA बनते हैं, सिर्फ 3 PGA बनते हैं। देख रहे हो, पहले बनते थे 4, अब बन रहे हैं 3। कितना परसेंट की कमी है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज लॉस को, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल, क्या रहेगा 1/4। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ, 25। ये तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, सिंपली बता देती हूँ, 4 में से 1 कम मतलब 25% लॉस, 2 कम मतलब 50% लॉस, 3 कम मतलब 75% लॉस। एज सिंपल एज दैट। जब तुम्हें परसेंटेज लॉस को निकालना हो 25, 75, 50 सेंस में, तो नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। अगर 1 कम हो रहा है तो 25% लॉस, 2 कम हो रहा है तो 50% लॉस, 3 कम हो रहा है तो 75%। ठीक है, कितना कम हुआ, 1 कम, तो लॉस कितना हुआ, 25% का लॉस हुआ। लेकिन अभी भी 75% तो काम हो ही रहा है ना। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसा होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है, या मीडियम होता है, कैसा होता है, मीडियम होता है। ठीक है, कैसा हो रहा है, मीडियम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मीडियम लिखेंगे। उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, उसमें फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकलती है मेसोफिल में और रुबिस्को कहाँ है, बंडल शीथ में। यहाँ कितनी ही ऑक्सीजन निकले, इसमें क्या फर्क पड़ना है, क्यों फर्क
फर्क नहीं पड़ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाटर इस वॉल से इधर ऑक्सीजन गैस नहीं जा सकती, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में नहीं जा सकती, तो डायरेक्टली चली जाती। मैनिक एसिड क्यों बनाते हैं हम? गैसेस फॉर्म में जा नहीं सकती इस वॉल से इधर उधर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हाई, चाहे लाइट कितनी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, present at low light intensities, negligible low light intensities, फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी बहुत कम है, इंटेंसिटी कम है, कहाँ गई इंटेंसिटी? इंटेंसिटी तो हो गई, ये इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है मतलब फोटोन का नंबर भी क्या है? पर सेकंड कम है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, नहीं होगा। इंटेंसिटी कम है मतलब वाटर कम टूटेगा, वाटर कम टूटेगा मतलब ऑक्सीजन भी कम बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ा घटता होता ही नहीं है ना कभी भी, घटना या बढ़ना किसने है? ऑक्सीजन ने है। इंटेंसिटी कम है तो कम ऑक्सीजन बनेगी, कम ऑक्सीजन में फोटो रेस्पिरेशन क्यों होगा? C3 साइकिल नहीं होगी, C3 साइकिल होकर C4 में तो होता ही नहीं फोटो रेस्पिरेशन, होता नहीं जाने का मतलब है कि वहां पर हमको जरूरत ही नहीं है उसकी, दोनों नेग्लिजिबल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी तो फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? किसमें होगा? C3 प्लांट्स में होगा, C4 में तो होता ही नहीं कभी भी। तो C4 में तो नेग्लिजिबल ही रहेगा, लेकिन C3 में क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है whether photo respiration would be present at low carbon dioxide concentration। इसका मतलब है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हुआ तो फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी समय तो फोटो रेस्पिरेशन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है उसके कंपैरिजन में। तो C3 में तो हाई होगा, लेकिन C4 में नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो चाहे ज्यादा हो, पेट केस में तो हमेशा पकड़ना किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आएगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों नेगेटिव। क्योंकि इसने फोटो रेस्पिरेशन करना ही नहीं ना, जहां से फोटो रेस्पिरेशन आया वहां से नेग्लिजिबल ही है। अगला, टेम्परेचर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या क्या होता है बताओ? C4 हमेशा हाई टेम्परेचर पे रहते हैं और C3 कम टेम्परेचर वाली कंडीशंस पे रहते हैं, है ना? तो C3 के लिए क्या होगा? 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये वैसे 18 to 24 होता है एक्यूरेटली, मैं इसको 50 पढ़ ली थी अब। 20 to 25 डिग्री सेल्सियस और C4 में होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हाई नहीं, 30 to 40। इससे भी ज्यादा हाई में कैम साइकिल चलते हैं, पढ़ोगे कैम साइकिल। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लिखना, एग्जांपल लिख लो, व्हीट और राइस C3 में और C4 में मेज, शुगर केन, सरगम। ये तीनों एनसीईआरटी में लिखे हुए एग्जांपल, इसलिए इन तीनों को लिख रहे हैं। शुगर केन, sorghum, SORGHUM, SORGHUM। ये भी पेपर प्लांट है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये फोटो रेस्पिरेशन वाले ही पार्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ये मतलब देख ली थी मैं, मेज, शुगर केन और sorghum लिखा हुआ है। C4 वाले में लिखा होगा, C4 वाले में। हाँ, ये क्या लिखा है? लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीफ ऑफ C4 प्लांट, मेज एंड और sorghum। होता क्या है? वही होगा, मेज की क्या जैसे कोई प्लांट है, मेज ही होगा शायद, या मेज की कोई अदर स्पीसीज हो। SORGHUM चेक कर दो। ये टेबल समझ में आ गई ना? इस टेबल से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। हाँ, MCQ क्वेश्चन बनेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पूरी टेबल लॉजिकल ही है,
लॉजिक से सोचना पूरे टेबल में, बस सारी साइकिल्स याद होनी चाहिए, कोई भी साइकिल ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें याद ना हो। कैसा होता है? मक्के का छोटा भाई वही है वही। मक्के का छोटा भाई है। लुक्स नाइस, हाँ अच्छा लग रहा है, ये लाल वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, रेड सॉर्गम बेरी टाइप की है इसमें। चलो मींस के भाई है। अब हम पढ़ते हैं कैंप साइकिल, हालांकि ये कैंप साइकिल तो खुद ही बता देगी मुझे पूरी की इतनी नहीं बताऊंगी मैं क्यों बताऊंगी? अरे बता देगी नहीं बताऊंगी, फिर आप पढ़ा रहे हो, मैं नहीं पढ़ा। अरे पूरी की पूरी साइकिल मैं क्यों बोल रही हूँ तो बताएगी करके, क्योंकि पूरी की पूरी साइकिल ऑलरेडी आती है तुझे, नहीं आती है, मुझे बस डायरेक्शन बतानी है। नहीं आती अब है। आ गई ये लड़की, क्यों? इतनी बढ़िया टेबल पूरी हो गई। कोई ना फोटो खींची होगी तुमने ना। फोटो खींच के फायदा क्या है, फोटो तो मैं तुझे वैसे ही दे दूँ, इससे खींच के ना फोटो, फोटो खींच के रहे। उसके आंसर में थोड़ा दिमाग लगाना। कोई ना। चलो अब आओ कैंप साइकिल। ये जो कैंप साइकिल है ना, ये एक्सट्रीमली जीरोफिटिक वाले प्लांट्स में होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज्यादा ड्राइड कंडीशन में जो प्लांट्स रहते हैं ना, उन प्लांट्स में कौन सी वाली कंडीशन, कौन सा वाला साइकिल चलती है, फिर कैंप साइकिल चलती है। कैंप साइकिल एक छोटा सा वेरिएशन है C4 साइकिल का। कैंप को हम बोलते हैं क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। एसिड मेटाबॉलिज्म तो याद रहेगा, क्रेसुलेशियन याद रखना। क्रेसुलेशियन प्लांट की फैमिली है। क्रेसुलेशियन क्रेसुलेशिन CRA है, क्रेसुलेशिन ही पीछे पढ़ेंगे, भी तो होगा। यहाँ नहीं लिखा है हमारे इसमें। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, या फिर इसको डार्क कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं। क्या होता है? डार्क कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या बोला, कौन से प्लांट्स में होगी? जो एक्सट्रीमली ड्राइड एरिया में रह रहे होंगे। क्रेसुलेशिया फैमिली होते हैं जो बहुत ज्यादा ड्राइड कंडीशन में रहते हैं। ड्राइड कंडीशन मतलब एकदम पानी की कमी वाली जगह में। अब जो जगह ड्राई है उसके एटमॉस्फेयर भी तो ड्राई होगा ना, एटमॉस्फेयर ड्राई होगा कि खुला होगा, मतलब ड्राई होगा कि वेट होगा, ड्राई होगा एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा में वाटर वेपर बिल्कुल होगा ही नहीं। उस प्लांट बेचारे ने कहीं ना कहीं से अपने ने जुगाड़ कर करके पानी जमा कर रखा है, बड़ी मुश्किल से एब्जॉर्ब कर करके जमीन से अपने लिए पानी जमा कर रखा है। अब वो पानी भी उड़ जाएगा अगर ये स्टोमेटा खोल दे दिन के समय, क्योंकि दिन में धूप होती है। अगर ये दिन में स्टोमेटा खोल देगा तो इसका सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसीलिए ये प्लांट प्रेफर करते हैं कि डे टाइम में, यहाँ साइड डे करते हैं, यहाँ साइड नाइट करते हैं, ठीक है? डे टाइम में कुछ ना करें, डे टाइम में करता सब कुछ डे टाइम में ही है, लेकिन स्टोमेटा हाँ। ये प्लांट प्रेफर करते हैं कि डे टाइम में स्टोमेटा कैसे रहेंगे? क्लोज रहेंगे। जैसे कि वो कैक्टस हाँ, कैक्टस भी पानी बचाने के लिए तो करता है, ठीक है? कैक्टस ने तो अपने लीफ ही खत्म कर दिए हैं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसा ही इसने भी कर रखा है। क्रोसेशियन फैमिली के प्लांट्स ने क्या कर रखा है? इन्होंने अपने लीफ को कन्वर्ट कर दिया है थॉर्न्स में, और इनका ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है स्टेम की सेल्स में हो रही है। तो सारी सेल्स एक ही जैसी हैं, मेसोफिल बंडल शीट नहीं है, सारी की सारी ग्रीन सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मेसोफिल जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सब सेल्स में है, ठीक है? कैसी सेल है ये? स्टेम की सेल्स, लीफ की सेल्स नहीं है। इनमें लीफ सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है? किन सेल्स में होती है? स्टेम सेल्स में होती है। तो यहाँ पर डे के समय पर तो स्टोमेटा क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे, लेकिन नाइट के समय पर स्टोमेटा क्या रहेंगे? ओपन। नाइट के समय स्टोमेटा ओपन और डे के समय स्टोमेटा क्लोज। अब जब नाइट के समय स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो अंदर कौन आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देना, जो हमारा C3 साइकिल था, C3 साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एंजाइम था? रुबिस्को एंजाइम था। C4 प्लांट्स जो भी थे, C4 साइकिल वाले, इनमें कौन सा एंजाइम था? इनमें था पेप्केज और रुबिस्को दोनों, मगर पेप्केज था मेसोफिल सेल्स में और रुबिस्को था बंडल शीट सेल, है ना? था तो दोनों, लेकिन पेप्केज था मेसोफिल सेल्स में और रुबिस्को कहां था? बंडल शीट सेल में। यहां पर भी दोनों एंजाइम होंगे, मगर दोनों एंजाइम होंगे एक ही सेल में। क्या बोल रही हूँ? दोनों एंजाइम कहां होंगे? एक ही सेल में होंगे। अब यहाँ पर इस सेल में क्या भी होगा हमारे पास में?
क्लोरोप्लास्ट भी होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा। अब क्या होगा देखो, डे टाइम पर कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अलावा बाकी का पार्ट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कौन है हमारे पास में, पीईपी। पीईपी किसके साथ में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, पेप्टकेस। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ये तो पता ही है तुम लोग को ऑलरेडी, तो तुम आंसर दो, फिर मैं भी बोल रही हूँ। पेप्टकेस की प्रेजेंस में मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, प्रेजेंस में पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कौन बनेगा, ओए। ओए का फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर इससे ऐसा बता देंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में, या फिर एस्पार्टिक एसिड में। यहाँ पर बनता है मैलिक एसिड, और ये मैलिक एसिड का बदलते में क्या खर्च होता है, NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP में। अब मैलिक एसिड खूब सारा बन गया, मगर क्या रात के समय पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस हो सकती हैं क्या, लाइट या डार्क रिएक्शन नहीं हो सकती ना। लाइट या डार्क रिएक्शन तो कब होंगी, सिर्फ दिन में ही होंगी। ये तो तुम्हें मैंने पढ़ा दिया ना, डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती, लाइट में ही होती है, क्योंकि दोनों ने कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलना जरूरी है, वरना NADPH और ATP का बैलेंस नहीं बन पाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैलिक एसिड बन गया रात में, अब इसके हमें रात में जरूरत है नहीं, तो रात में हम इसको डाल देंगे वैक्यूल में। कहाँ डाल दिया, वैक्यूल में। हमने बोला था जो भी चीजें सेल को अभी जरूरी नहीं होती है, अब बाद में चाहिए हो सकती है, उन सबको कहाँ स्टोर करता है, वो वैक्यूल में स्टोर करता है। तो वही है, अभी तो नहीं चाहिए लेकिन बाद में जरूरत होगी। अब जैसे ही रात खत्म, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिड एनाबॉलिज्म। एसिड एनाबॉलिज्म मतलब एसिड का बनना, तो क्या हो रहा है, एसिड एनाबॉलिज्म हो रहा है। अब ये मैलिक एसिड डे टाइम पर यहां से बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा कौन, मैलिक एसिड, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइरुविक एसिड में। क्या बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जाएगा हमारे क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट में ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कौन सी साइकिल करेगा, C3 साइकिल करेगा। C3 साइकिल तो सब होती है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां चले गया, C3 साइकिल में चले गए। ये पाइरुविक एसिड वापस से काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में। कौन सा एंजाइम की मदद से, PPDK, PPDK, पाइरुविक फॉस्फेट डाइहाइड्रेज, और फिर वापस से क्या बन गया, P। अब रात भर ही जमा होते जाएगा मैलिक एसिड, और दिन भर ये फिर टूटता जाएगा। ये तो C3 और C4 की मिक्स है, वही तो मैं कह रही हूँ, C4 ही है ये। C4 बस दो सेल में होने के बदले एक ही सेल में, C3 भी हो रहा है यहाँ पर। C3 साइकिल का C4 का मिक्स हुआ, एक टाइप का जॉइंट कॉम्बिनेशन समझ लो। C4 साइकिल में भी C3 तो चलती है ना, इसलिए मैं खाली C4 बोल रही हूँ। C4 है मगर एक ही सेल में, समझ रहे हो। इतना वरना कहाँ होता, इतना वरना होता इधर मैलिक एसिड बनने तक होता मेसोफिल सेल में, मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड वाला कहाँ होता, बंडल शीट सेल में। अब ये दो सेल अलग अलग होने के बदले एक ही सेल में हो रहा पूरा पूरा काम। अच्छा आप मुझे बताओ, इस वाले कंडीशन में मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड बना, फिर उससे फॉस्फोइनोपाइरुवेट बन गया, तो ये कैसे, ये एसिड बनना है कि एसिड का टूटना है, एसिड टूटा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, एसिड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इसीलिए तो है एसिड मेटाबॉलिज्म। रेसुलेशन, 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 CRASSULACEAN, ऐसा ही है, क्रेसुलेशन, एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। C4 साइकिल बस दो में के बदले
एक ही सेल, इसीलिए तो बोला तुम्हें बता लोगे, बताया तो तुम लोगों ने। बताया तो सही। तभी कैम साइकिल नहीं होगी फिर। हाँ, इसीलिए कैंट साइकिल हमने पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि लगभग एक जैसी भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है बस, और इसके अलावा वहीं पर भी दिया दिया ही नहीं है। है।